मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से LLB सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में एसेंशियल कंडीशंस ऑफ वैलिड ट्रांजैक्शन अर्थात संपत्ति के वैध अंतरण की आवश्यक शर्तों में तीसरे और अंतिम पार्ट पर चर्चा कर रहा हूँ। जैसे कि पिछले दो वीडियो में हम जान चुके हैं कि संपत्ति के वैध अंतरण की कुल आवश्यक शर्तें 8 हैं, जिनमें से 5 पर हम चर्चा कर चुके हैं। छठी आवश्यक शर्त है अंतरण का उद्देश्य एवं प्रतिफल विधिपूर्ण हो। Objects and consideration must be legal. पिछले वर्ष संविदा अधिनियम में आप धारा 23 पढ़ चुके हैं और आप जानते हैं कि विधि विरुद्ध उद्देश्य या प्रतिफल होने पर उद्देश्य और प्रतिफल के शून्य होने के साथ साथ वह संविदा भी शून्य हो जाती है। और यदि संपत्ति के अंतरण की वो संविदा है तो वह संपत्ति का अंतरण भी शून्य हो जाएगा। संविदा अधिनियम की धारा 23 में कुल मिलाकर 5 तरह के उद्देश्य विधि विरुद्ध माने गए हैं, जिनमें सबसे पहला है विधि द्वारा निषिद्ध, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो इसकी यदि हम बात करें तो उद्देश्य या प्रतिफल विधि के द्वारा निषिद्ध नहीं होना चाहिए, विधि के द्वारा वर्जित नहीं होना चाहिए। जैसे यदि हम बात करें तो लिक्योर है या और कोई ड्रग है, उनका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन वर्जित माना गया है। यदि कोई व्यक्ति उनका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता है तो सरकार से उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अतः गांजा, भांग, शराब आदि विधि के द्वारा निषिद्ध वस्तुएं मानी गई हैं। फिर यदि हम बात करें तो ऐसा कोई उद्देश्य या प्रतिफल नहीं होना चाहिए जो विधि के प्रावधानों को निष्फल कर देगा। अर्थात यदि उस उद्देश्य या प्रतिफल को अप्लाई किया जाए तो वह एग्जिस्ट किसी लॉ के प्रोविज़न को असफल कर देगा, निष्फल कर देगा। अर्थात यदि हम बात करें, जैसे आप पिछले साल पढ़कर आए हैं हिंदू विधि में दत्तक, तो दत्तक की जो संकल्पना है वो पायस कंसेप्ट मानी जाती है और दत्तक में देने के या लेने के एवज में किसी भी तरह का प्रतिफल प्रतिबंधित किया हुआ है। तो यदि हम किसी व्यक्ति को छूट दे दें किसी भी कारण से, गरीबी या अन्य कारण से, कि वह दत्तक के बदले कोई कंसिडरेशन ले सकता है, तो वो फिर दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानों को निष्फल कर देगा, असफल कर देगा। तो ऐसा कोई उद्देश्य या प्रतिफल नहीं होना चाहिए जो वर्तमान किसी विधि के प्रावधानों को निष्फल कर दे। इसी तरह उद्देश्य कपटपूर्ण नहीं होना चाहिए, फ्रॉडुलेंट, किसी व्यक्ति को धोखा या कपट करने के उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए। इसी अधिनियम की धारा 53
में भी इसी तरह का एक प्रावधान दिया हुआ है, जिसको हम आगे की वीडियो में विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। इसी तरह अंतरण का उद्देश्य या प्रतिफल शरीर या संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के शरीर या किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला उद्देश्य यदि होगा, जैसे किसी व्यक्ति को मारने या शारीरिक क्षति पहुंचाने या उसकी संपत्ति को नष्ट करने, ये सब प्रावधान आप इसी साल भारतीय दंड संहिता में भी आप पढ़ेंगे। तो ऐसे उद्देश्य विधि विरुद्ध माने जाते हैं जो किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। इसी तरह से वो जो उद्देश्य है या प्रतिफल है वह अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अगेंस्ट मॉरल की यदि हम बात करें तो जुआ खेलना, प्रोस्टिट्यूशन, किसी व्यक्ति को विवाह करने से रोकना, जो वयस्क हैं, अथवा किसी व्यक्ति को अपने पति या पत्नी से तलाक लेने के लिए विवश करना, ये सब अनैतिक उद्देश्य माने जाते हैं। और जैसे दहेज की मांग करना या किसी लोक ऑफिसर को भ्रष्ट करने के लिए कोई लालच देना, तो ये लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं। तो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए जो अनैतिक अथवा लोक नीति के विरुद्ध हो। तो इस छठी आवश्यक शर्त में हमने देखा कि कोई भी उद्देश्य या प्रतिफल विधि द्वारा निषिद्ध नहीं होना चाहिए, विधि के प्रावधानों को निष्फल करने वाला नहीं होना चाहिए, कपटपूर्ण नहीं होना चाहिए, अथवा किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए, और अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अब यदि हम बात करें सातवें आवश्यक तत्व की, तो आप पिछले साल पढ़कर आए हैं संविदा अधिनियम में कि संविदाएं जो हैं वो सशर्त होती हैं सामान्यतः। तो जब भी सशर्त अंतरण होता है, शर्तयुक्त अंतरण होता है, उसमें शर्त जो तय की है वह शून्य नहीं होनी चाहिए। अगर शर्त शून्य होगी तो शर्त के साथ साथ वह संविदा भी शून्य मानी जाती है, और इसलिए संपत्ति का अंतरण भी शून्य माना जाएगा। तो इस साल आप संपत्ति अंतरण अधिनियम के आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक कि सशर्त या शर्तयुक्त अंतरण कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर हम संक्षेप में यदि चर्चा करें तो कंडीशनल ट्रांसफ़र दो तरह के माने जाते हैं। एक कंडीशन प्रेसिडेंट पूर्ववर्ती शर्त, और दूसरा है कंडीशन सब्सिक्वेंट पश्चातवर्ती शर्त। धारा 25 इस अधिनियम की यह प्रावधान करती है कि कोई भी ऐसी शर्त जो असंभव हो वह तय नहीं की जानी चाहिए। अगर असंभव शर्त तय कर ली गई है तो वह शर्त शून्य होने के साथ साथ अंतरण भी शून्य होगा। अब यदि हम बात करें असंभव शर्त कैसी होती है, तो इस अधिनियम की धारा 25 में एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जिनमें यदि हम बात करें तो एक व्यक्ति को ये कहा जाए कि आप 1 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल चल लें,
तो ये संपत्ति का अंतरण मान्य होगा। तो ये बिल्कुल ये संभव है कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर कोई व्यक्ति पैदल चल सके। इसी तरह ऐसी शर्त नहीं होनी चाहिए जो हम ऊपर धारा 23 में पढ़कर आए हैं संविदा अधिनियम की, जो विधि द्वारा निषिद्ध हो, विधि के प्रावधानों को निष्फल करने वाली हो, कपटपूर्ण हो, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली हो, या अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध हो। तो जब भी शर्तयुक्त संपत्ति का अंतरण किया जाता है तो उसमें शर्त विधि विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। अगर शर्त विधि विरुद्ध है तो वह शर्त शून्य है और वह संपत्ति का अंतरण भी शून्य माना जाएगा। अब यदि हम बात करें अंतिम आवश्यक शर्त की, तो इस अधिनियम में जहाँ भी फॉर्मेलिटी दी हुई है तो उस अंतरण में उस फॉर्मेलिटी को, औपचारिकताओं को पूर्ण किया जाना चाहिए। सामान्यतः 2 तरह की औपचारिकताएं मानी जाती हैं। एक को हम कहते हैं मौखिक अंतरण और दूसरे को हम कहते हैं लिखित अंतरण। तो सामान्यतः सभी तरह के संपत्ति के अंतरण मौखिक रूप में किए जा सकते हैं, ओरल ट्रांजैक्शन। लेकिन जहाँ भी वर्णित है कि वह संपत्ति का अंतरण लिखित में ही किया जाना चाहिए, तो वहाँ पर उस संपत्ति के अंतरण को लिखित में निष्पादित करके और पंजीकृत करने के पश्चात ही वैध माना जाता है। इस अधिनियम की यदि हम बात करें तो धारा 54 जो विक्रय के संबंध में है, जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि विक्रय मूल्य यदि 100 रुपये या अधिक है या उत्तरभोग या अमूर्त वस्तु का विक्रय हो रहा है तो वह विक्रय लिखित, निष्पादित और पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसी तरह धारा 59 में लिखा हुआ है सादा बंधक अथवा इसके अलावा जो बंधक हैं उनमें प्रतिभूति राशि 100 रुपये या अधिक की है तो वो बंधक लिखित, पंजीकृत और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से ही किए जाएंगे। केवल मात्र हक विलेख के विनिक्षेप के बंधक में लिखित, पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद यदि हम बात करें धारा 107 में ये लिखा हुआ है कि वर्षानुवर्षी पट्टे, ईयर टू ईयर, 1 वर्ष से अधिक के पट्टे अथवा वार्षिक भाटक आरक्षित करने वाले पट्टे लिखित, निष्पादित और पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से किए जा सकते हैं। इसी तरह यदि हम बात करें धारा 118 में ये लिखा हुआ है कि विनिमय जहाँ भी 100 रुपये या अधिक मूल्य की संपत्तियों का हो रहा है तो वह लिखित, निष्पादित और पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। इसी तरह यदि हम बात करें धारा 123 जो दान के विषय में है, उसमें यदि अचल संपत्ति का दान किया जा रहा है तो वह लिखित, निष्पादित और पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से ही किया जा सकता है। चल संपत्ति का यदि है या मुस्लिम विधि में हिबा के जो अंतरण है वो लिखित, निष्पादित, पंजीकृत के साथ साथ मौखिक रूप में भी अंतरण किए जा सकते हैं। और इसी तरह धारा 130 में ये लिखा हुआ है कि अनुयोज्य दावे का जो भी अंतरण है वो लिखित एवं निष्पादित दस्तावेज के माध्यम से ही हो सकता है। तो ये कुछ धाराएं हैं और कुछ संपत्ति के अंतरण हैं जिनमें मौखिक अंतरण और लिखित, निष्पादित व पंजीकृत अंतरण किए जाने चाहिए। तो ये कुल मिलाकर 8 आवश्यक शर्तें हैं।
यदि इन शर्तों की पालना की जाती है तो किया गया संपत्ति का अंतरण वैध अंतरण माना जाएगा। अगली वीडियो में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।